नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 11th मैथ का पहला चैप्टर सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत का एनसीईआरटी का पहला अध्याय पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत 4 क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा चुका है। 5वां क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जो भी लोग नए हैं वह पिछले 2 लेक्चरों को देख लेंगे, उसके बाद से इसको देखेंगे तो बढ़िया से समझ आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब क्या? इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? यह किस फॉर्म में है? यह सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखने का पैटर्न होता है वह यही होता है, ए इक्वल टू एक्स। इसको सच डेट पढ़ते हैं या संबंधे पढ़ते हैं। एक्स संबंधे एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, और इंग्लिश में ए इक्वल टू एक्स इज टू एक्स या एक्स बिलोंग्स टू एक्स या एक्स सच डेट एक्स। ठीक है, ऐसे करके पढ़ते हैं इसको। एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद से इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या की बात कर रहा है। ये कोई सेट है, वह एक्स से डिफाइन है, और ये एक्स कैसे डिफाइन है उसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, वो भी कामा लगा करके। ठीक है, तो यह एक ही लाइन में डिफाइन किया गया तो इसलिए किसी कामा की जरूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये कोई सेट है एक्स के अंतर्गत और यह एक्स यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, तो वह क्या है? एक विषम प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं क्या क्या होती हैं? तो जो काउंटिंग नंबर होता है वही क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंटिंग नंबर क्या है? जिनसे गिनती की जा सके। ठीक है, अब इसके अंतर्गत विषम संख्याएं कौन कौन होंगी? तो इसके अंतर्गत विषम संख्याएं होंगी कौन कौन? 1 3 5 7 9 ऐसे ही डॉट डॉट कितना इनफाइनाइट तक ये होंगी। यहाँ पे कोई और कंडीशन तो दिया नहीं है, तो हम लोग इनफाइनाइट तक ही लेंगे। तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9 11 ऐसे ही करके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं। अगला है बी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, और वह भी यहाँ पे देखिए यह एक्स जो है बी एक्स के अंतर्गत एक सेट है, और यह एक्स क्या है? एक पूर्णांक है। और भी आगे इसको डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे कामा लगा दिया है, और इसको इस एक्स को और भी डिफाइन कर रहा है कि -1/2 से 9/2 के बीच है। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद से हम लोग देख लेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है यह आप लोग ध्यान देंगे। तो पूर्णांक होता है क्या क्या मैं डिस्कस किया हूँ? 0 1 -1, ठीक है, 2 -2 3 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब देख लेते हैं हम लोग यह क्या दिया हुआ है एक्स। तो -1/2 से कहाँ तक? 4.5। 9/2 को क्या लिख सकते हैं? 4.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पूर्णांक कौन कौन आएगा इसके अंतर्गत? अगर ऐसे नंबर लाइन बना लें तो यहाँ पे -1 हमने कर लिया, यहाँ पे 0 1 2 3 4, और यहाँ पे कहीं 4.5 आ जाएगा। यहाँ पे कहीं क्या होगा? -1/2। तो पूर्णांक कौन कौन हो गया? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4। तो इस कंडीशन के अंतर्गत कौन कौन पूर्णांक आएंगे? 0 1 2 3 4 यह पूर्णांक आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में 0 1 2 3 4। ठीक है, क्रम चेंज हो सकता है लेकिन एक को दोबारा नहीं लिखना है।
नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है c इक्वल टू एक्स सच डेट x एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यह एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4, यह दिया हुआ है बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे यह बोला हुआ है कि यह x जो है सेट है। ठीक है, c जो है x के अंतर्गत सेट है एक, और ये x क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन x को फिर से डिफाइन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वह 4 से छोटी होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब उसके बाद से हम लोग पूर्णांक, हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि पूर्णांक क्या क्या होते हैं। तो पूर्णांक होते हैं क्या क्या, 0, 1 और -1। ठीक है, यहाँ पे इसको रब कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4 है कि नहीं। तो x की वैल्यू सबसे यह लेते हैं 0, x की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो क्या यह 0 एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो 0 है वह 4 से छोटा है या बराबर है, तो छोटा है, तो इसका मतलब यह एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे बोला हुआ है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर होनी चाहिए या उससे छोटी होनी चाहिए। तो 4 से छोटी है 0। अगर हम लोग 1 लेते हैं तो एक्स की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर क्या होगी, 1 ही होगी। यह भी 4 से छोटी है तो यह भी एक्सेप्ट होगा। ठीक है, यह तो एक्सेप्ट होगा ही। फिर -1 ले लें, इसका स्क्वायर करें 1 मिलेगा, तो यह 4 से छोटा है, बिल्कुल है। फिर 2 ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। यह क्या यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 के बराबर होना है या 4 से छोटा, तो यह भी एक्सेप्ट होगा। -2 ले लें, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा, 4, तो यह भी एक्सेप्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से 3 ले लें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, नहीं एक्सेप्ट होगा क्योंकि 4 से यह बड़ा हो जा रहा है। -3 ले लें, यह भी 9 होगा, यह भी नहीं एक्सेप्ट होगा। इससे कोई भी ज्यादा अंक लेंगे तो वह क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। तो हमारा किस किस वैल्यू के लिए यह डिफाइन हो रहा है, एक्स के, तो एक्स के 0 वैल्यू, 1, -1, 2, -2, इनके लिए बस क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वह जो है 4 से छोटी या 4 के बराबर होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह इस x की वैल्यू को क्या दे सकते हैं, 0, 1, -1, 2, -2। ठीक है, तो इनकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो वह क्या होगा, 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह रब कर दे रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है d इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पे d जो है x के अंतर्गत एक सेट है, और ये x क्या है, इस लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो मैं बताया था जब भी हम लोग सेट लिखते हैं तो क्या करते हैं, अगर कोई शब्द रहेगा तो उसके अक्षरों को लिखते हैं और एक अक्षर को एक ही बार लिखते हैं। एल लिख लिया हमने, फिर ओ लिख लिया, फिर वाई लिख लिया, ए लिख लिया, फिर एल आया तो इसको नहीं लिखना। यहाँ पर अगला जो अक्षर है वह एल है, तो एल एक बार लिखा जा चुका है इसलिए दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ई इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो वह कौन कौन सा महीना होगा जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो जनवरी में होता है, फरवरी हो गया। ठीक है, फरवरी, मार्च में 31 होता है, अप्रैल हो गया, फिर उसके बाद से यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ,
कौन सा महीना होता है जिसमें 31 दिन नहीं होता है? तो फरवरी हो जाएगा। फिर उसके बाद से मार्च में 31 दिन होता है, अप्रैल हो जाएगा। फिर मई में होता है, ठीक है। मई में होता है, फिर जून हो जाएगा, ठीक है। जुलाई में होता है, फिर अगस्त हो जाएगा। सितंबर में होता है, और फिर अगस्त 31 का होता है, ठीक है। सितंबर होगा। अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा, ठीक है। तो ये ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक है। बाकी सब में 31 दिन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। जो यहाँ पे छूट गया है वह देख लेता हूं मैं बुक से। यहाँ पे छूटा है के, जो के से पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिख देना है हमें। क्या क्या? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। जे के बाद के, तो वहां से नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन बोला है। तो व्यंजन के अंतर्गत स्वर को हटा देना है। स्वर में क्या क्या आता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये स्वर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें से स्वर कौन कौन है उनको हम लोग हटा लेंगे। तो स्वर कौन कौन है? यह ए स्वर हो जाएगा, फिर ई स्वर हो जाएगा, फिर उसके बाद से यह आई हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है टोटल क्या हो जाएंगे? हमारे सेट हो जाएंगे, ठीक है। यह हमारा इसके अंतर्गत सेट हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन जो के से पहले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यह रोस्टर है, और इधर क्या है? इधर जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो यहाँ मिलान करना है। तो यह देखिए, 1 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे ए में दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, ठीक है। तो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए और 6 की भाजक होनी चाहिए, ठीक है। तो यह अभाज्य संख्या तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि यह जो है 2 और 3 से भाज्य है, ठीक है। तो इसलिए यह तो इसका यह नहीं होगा। और यहाँ पे क्या बोला है? 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, तो यह विषम तो है नहीं। यहाँ पे बोला हुआ है एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, तो यह होगा, ठीक है। यह होगा, ठीक है। क्यों होगा? कि यह प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और यह 6 की भाजक है। 6 जो है 1 2 3 और 6 से भाज्य होगा। नेक्स्ट है 2 और 3, ठीक है। तो यह क्या होगा? 2 और 3 क्या है? अभाज्य हैं और 6 की भाजक हैं, तो इसका इससे मैच हो जाएगा। और यह जो है मैथमेटिक्स वाले से मैच हो जाएगा इससे, ठीक है। और यह क्या हो गया? यह इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। एक्स सच डेट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या यही है A113579। यह 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। तो पहले का डी हो गया है, ठीक है। अब पहले का सी हो गया, और दूसरे का क्या हो गया है? दूसरे का ए हो गया है, ठीक है। और तीसरे का डी हो गया है, और चौथे का बी हो गया है, ठीक है। तो यह मैचिंग के क्वेश्चन है, यह ऐसे करके मैच कर लिया जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप के और भी समुच्चय कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट है, पहला है इसमें रिक्त समुच्चय। तो इसको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? इम्पटी सेट, नल सेट या वायड सेट। ठीक है, तीनों नाम इसको दिया जाता है रिक्त समुच्चय को। इम्पटी सेट, नल सेट या वायड सेट। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो। ठीक है, जिसमें कोई अवयव न हो। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो ऐसे करली ब्रैकेट से या मझोले ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, या फिर यह सिंबल से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको फाई पढ़ते हैं। ठीक है, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, तो यह बताइए, यह जो है इम्पटी सेट होगा क्या, और यह इम्पटी सेट होगा क्या? तो यह दोनों जो हैं इम्पटी सेट नहीं होंगे। ठीक है, यह इम्पटी सेट या रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस तरह अगर ब्रैकेट के अंतर्गत हम लोग देते हैं तो यह सेट होता है, और इसके अंदर यह जो भी लिखा जाएगा वह क्या होगा? एक एलिमेंट होगा। मतलब यह कोई सेट है, इसका एलिमेंट क्या है? एक जीरो है। यह भी क्या है? एक कोई सेट है, इसका यह एलिमेंट क्या है? जीरो है। केवल अगर कहीं फाई लिखा रहे तब हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या है, यह समझेंगे कि यह जो है एक इम्पटी सेट को डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर फाई को किसी ब्रैकेट के अंतर्गत ला दिया तो इसका मतलब यह एक सेट हो जाएगा, और यह फाई क्या होगा? उस सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, मतलब जीरो और फाई अगर ब्रैकेट के अंदर रखे जाते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब यह सेट होगा, लेकिन यह इम्पटी सेट नहीं होगा। लेकिन अगर अगर अलग से फाई लिखा जा रहा है, केवल फाई बस, तभी हम लोग समझेंगे वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिक्त समुच्चय को। ठीक है, अगला है परिमित समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, और नेक्स्ट है अपरिमित समुच्चय। इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो परिमित समुच्चय क्या होता है? जिसमें अवयवों को क्या किया जा सके? गिना जा सके। ठीक है, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लें, कक्षा में बच्चों की संख्या। कक्षा में बच्चों की संख्या, यह क्या होगा? यह एक तरह से बच्चों की संख्या किसी क्लास में गिनी जा सकती है, तो इसलिए यह परिमित होगा। ठीक है, और अपरिमित का मतलब क्या? अपरिमित का मतलब अवयवों को गिना न जा सके। ठीक है, तो इसका मतलब बोल देंगे हम लोग कि आकाश में तारों की संख्या। आकाश में तारों की संख्या, तो यह क्या होगा? अगर इसको हम लोग सेट बनाते हैं तो यह एक अपरिमित समुच्चय होगा। या फिर और कौन अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है? तो लिख बोल सकते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, रियल नंबर का समुच्चय, यह सब क्या होगा? अपरिमित होगा। इनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट अगला है समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय क्या होता है? तो ऐसे समुच्चय जिनमें एक दूसरे के अवयव एक ही हों। ठीक है, मतलब क्या? एक दूसरे के अवयव सेम हो और एक ही हो, तभी हम लोग क्या बोलेंगे? समान बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर अवयव बराबर हो, मतलब किसी एक सेट में 6 अवयव हैं, दूसरे सेट में भी 6 अवयव हों, तो उसको समान नहीं कहेंगे। ठीक है, समान किसको कहेंगे? अगर 6 अवयव किसी एक सेट में है और सेम वही अवयव दूसरे सेट में मिल जाए, तो ऐसे अवयवों को हम लोग समान बोलेंगे। ठीक है, संख्या भी सेम होनी चाहिए, और वह जो अवयव हैं वह भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, ए इक्वल टू क्या है? 12579, और बी इक्वल टू है 17592। ठीक है, तो एक तो यह होना चाहिए कि समान अवयव के लिए
अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए, तो इसमें 5 अवयव हैं, इसमें भी 5 अवयव हैं। तो अभी भी इसको समान नहीं कहेंगे। समान कब कहेंगे? जब ये अवयव आपस में मिल जाएं, या एक इसमें है, दो भी इसमें है, पांच भी है, सात भी है, नौ भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ए जो है क्या होगा? बी के बराबर होगा। मतलब फिर उसके बाद से अगर ए को सी से चेक किया जाए, तो ए में देखिए 1 है, सी में नहीं है, जबकि इनकी संख्या सेम है, इसमें भी 5 अवयव हैं, इसमें भी 5 अवयव हैं। तो ए और सी समान सेट नहीं होंगे। ठीक है, फिर ए को अगर डी से चेक किया जाए, तो ए में 1 है, डी में नहीं है, तो इसका मतलब यह भी क्या होगा? ए और डी समान सेट नहीं होंगे। सी और डी को आपस में चेक किया जाए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 5 है, 5 है, 9 है, 9 है, 7 है, 7 है, 3 है, 3 है। मतलब सी और डी क्या होंगे? समान अवयव होंगे, समान समुच्चय होंगे। ठीक है, अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए और साथ में सेम अवयव भी होनी चाहिए। और बी और डी को अगर चेक किया जाए, तो यहाँ बी में 1 है, जबकि डी में नहीं है, तो इसलिए बी और डी भी समान समुच्चय नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग देखेंगे समान समुच्चय होने का मतलब क्या है, कि अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए और अवयव भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी उन समुच्चयों को क्या बोलेंगे? समान समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। अभी जो लेक्चर का टाइमिंग है वह बहुत छोटा छोटा लेक्चर लिया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि यह थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, आगे जब लेक्चर लिया जाएगा तो वह और लंबा लिया जाएगा, लगभग 40 मिनट या 50 मिनट के। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।